हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका अपना वैभव सर। यहाँ पर देखिएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अगर हम बात करें यूकेपीएससी की तरफ से जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया था वो जारी कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा लेट हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आप सभी जगह देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं, कौन सी डिप्लोमा है, डिग्री है, क्या है, वो सारे डाउट्स इस एक वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और उस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपकी और भी जो भी डाउट है वो कमेंट कीजिएगा, उनके रिगार्डिंग में एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें जो प्रकाशन की तिथि है वो हमारा 14 अक्टूबर यानी 14 ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग। एंड अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 3 नवंबर 2023 बोला गया है, रात्रि 12 बजे के पहले। ठीक है, अगर पेमेंट भी करना है तो सेम डेट 3 नवंबर की बात करते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपसे कोई एरर हो जाता है तो उसको फॉर्म को फिर से एडिट करने के केस में आप 10 से 19 नवंबर के बीच में आपको उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी चीज एडिटेबल होगी वो, अगर एडिटेबल नहीं है तो आप फॉर्म कैंसिलेशन करके फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, और वो फॉर्म फिलअप कब कर सकते हैं? 3 नवंबर के पहले। अगर आपको लगता है कुछ चीज आपने गलत कर दिया है और वो एडिटेबल नहीं है, अगर एडिटेबल नहीं है तो 3 नवंबर के पहले ही आप अपना फॉर्म कैंसिलेशन कर दें और उसको फिर से रीफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर हैं कि आपके जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन दे दिए गए हैं। और कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कंडीशन मानी गई है वो 3 नवंबर से फुलफिल की जाएगी। मतलब 3 नवंबर तक को आपको एज लिमिट के रिगार्डिंग या हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी आपको 3 नवंबर के पहले फुलफिल हो जानी चाहिए। और अगर आप फाइनल मार्कशीट भी देखते हैं तो फाइनल मार्कशीट 3 नवंबर के पहले इश्यू होनी चाहिए। अगर उसके बाद इश्यू होती है, आपका रिजल्ट आ गया है, इश्यू नहीं हो रही, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि होगी। मतलब आपकी मार्कशीट पे जो निर्गत होने की तिथि होगी वो हमारा निकल करके आएगा यहाँ पर। ठीक है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट में बात करूंगा, ये सारी चीजों की बात करते हैं यहाँ पर। तो एडिट करेक्शन की बात भी हमने यहाँ पर कर ली, किस तरीके से आपको मिलना है, किस तरीके से होना है, तो ये सारी चीजें आपको हम बात करते हैं। और बाकी सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन आपको यहाँ पर निकल करके आनी है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं कितने गुना, तो अभ्यर्थी का जो अंतिम चयन होगा उसमें 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, परिणाम में पूर्व लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। मतलब अभिलेख सत्यापन यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना स्टूडेंट्स को, जितनी भी पोस्ट है उसके 2 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब बात आती है सर पोस्ट कितनी है, कैसे क्या है, किस तरीके से होगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो पोस्ट क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, किस तरीके से है। और सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन होने वाली है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो फॉर्म फिलअप की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखना है, क्योंकि जब डीबी होगा तो उस समय वो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड होती है। फिर कई बच्चे पूछते हैं सर ये हमें नहीं मिल रहा है, हम कहां से लें या किस तरीके से लें, तो उसके बारे में पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। वो हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेकर भी रख लेना और साथ ही साथ अपने अपने मेल पर या हम बात करते कहीं भी सुरक्षित तरीके से सॉफ्ट कॉपी भी रख लेना, क्योंकि कई बार हार्ड कॉपी खो जाए तो ये मिल जाए और ये मिल जाए, खो जाए तो वो मिल जाए, तो दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर कि ये सारे जो है वो रिजर्वेशन रिगार्डिंग जो हम बात करते हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको बता दी गई हैं, तो किस तरीके से यहां पर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 1097 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें हम बात करते हैं ग्रामीण निर्माण विभाग के अंदर सिविल और विद्युत, और हम बात करते हैं प्राविधिक। अगर हम बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, सारी की सारी लेवल 7 की पोस्ट है। अगर देखें तो 187 जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई है और उसके अकॉर्डिंग उनका रिजर्वेशन यूआर के लिए कितना, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना दिया गया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर हम बात करें इसकी लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से निकाल सकते हैं या कमेंट सेक्शन के ऊपर पिन करके मैं रख दूंगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। या फिर आप यूकेपीएससी की साइट पे जैसे ही जाएंगे वहां सामने आपको ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट सेक्शंस में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगर सिविल की बात है सिविल में, इलेक्ट्रिकल की बात है इलेक्ट्रिकल में, और अगर हम प्राविधिक की बात करते हैं तो प्राविधिक में आपका, प्राविधिक के केस में भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी हो जाता है। अगर हम आगे अधिमानी अर्हता, मतलब ऐसा होता है कि प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का सेवा का
सर्टिफिकेट हो, या आप एनसीसी के अगर हम बात करें बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट्स कैरी करते हैं, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी लोगों के कंडीशन में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर क्या है, फिर हम बात करें सिंचाई विभाग में सिविल और हम बात करते हैं यांत्रिक के लिए आपकी पोस्ट निकल करके आ रही है। तो इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, या उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, मतलब भारत के किसी भी कोने से आप डिप्लोमा कर लो तो वो वहां पर बोला गया है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, मतलब AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन हम बात करते हैं, द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी आपके पास यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक और विद्युत में आपका डिप्लोमा यहां पर होना चाहिए, और अगर हम बात करें कनिष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ यांत्रिक में भी यहां होना चाहिए। सेम जो प्रेफरेंशियल कंडीशन है वो हम बात करते हैं यहां पर सेम निकल करके आ रही है। लघु सिंचाई विभाग के अंदर अगर हम सिविल की बात करें, यांत्रिक की बात करें और कृषि की बात करें तो 3 हमें पोस्ट देखने को मिल रही होती हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है भैया, किसी भी जगह से डिप्लोमा, भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, और हम बात करते हैं अखिल भारतीय अगर हम बात करें प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंदर डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है, यहां पर भी आपको सेम तरीके की यहां पर बी सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है, बट सी सर्टिफिकेट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, पंचायती राज विभाग की बात करते हैं तो इसमें केवल सिविल की पोस्ट है, 41 पोस्ट है। इसमें निम्नलिखित कॉलेज के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, हम बात करें रुड़की विश्वविद्यालय होगा, या हीबेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ होगा, या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ होगा, अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, MG टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। राज्य सरकार मतलब उत्तराखंड सरकार की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो वो कंडीशन से निकल करके आ रहा है, तो उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंदर हम बात करते हैं, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियंता में 3 वर्ष का डिप्लोमा, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 3 वर्ष का डिप्लोमा यहां रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगेन सिविल और हम बात करते हैं विद्युत यांत्रिक की, किसमें, पेयजल स्वच्छता विभाग पेयजल निगम के अंदर, तो हम बात करते हैं वही है, 3 वर्ष की डिप्लोमा यहां पर रिक्वायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो लोक निर्माण विभाग है, लोक निर्माण विभाग के अंदर सिविल का, प्राविधिक का, यांत्रिक का अगर हम बात करते हैं और हमारा विद्युत का, चारों जगह का पोस्ट निकला हुआ है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ऑल इंडिया में कहीं भी हम बात करते हैं डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा विभाग के अंदर अभर विद्युत अभर अभियंता का पोस्ट है, जिसमें हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। आवास विभाग के अंदर भी क्या होना चाहिए, हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है यहां पर हम बात करते हैं। और कृषि एवं कृषक कल्याण में एग्रीकल्चर वालों के लिए सिविल मैकेनिकल विद्युत अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा यहां पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शहरी विकास विभाग के अंदर सिविल की पोस्ट आई है यहां पर, इसमें भी क्या है, डिप्लोमा मांगा गया है। और हम बात करते हैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल सिविल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर किसी में भी हम बात करते हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अनुभव, यहां पर अनुभव भी रिक्वायर्ड है, 3 वर्ष के डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव रिक्वायर्ड है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड के अंदर क्या है, आपको यहां पर जो है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उत्तीर्ण अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग की विधि के द्वारा स्थापित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एवं संस्थान के केंद्रीय राज्य सरकार मान्यता द्वारा क्या है, 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। तो मतलब ये जो पोस्ट है SC ST और OBC की है, तो यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि 55% न्यूनतम अंक चाहिए है यहां पर SC ST के, और हम बात करते हैं डिप्लोमा तो यहां पर रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, 50% बोला गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों अगर हम बात करते हैं कार्यरत, अगर हम बात करें इन में अगर कार्यरत हैं तो उनके लिए 50% यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर किस किस में, इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा यहां पर मांगा गया है 55% अंकों के साथ, मिनिमम 55% अंकों के साथ। ठीक है, अगर विद्युत एवं यांत्रिक की बात करें तो यहां पर पॉलिटेक्निक संस्थान में मैकेनिकल में हम बात करें 3 वर्षीय डिप्लोमा यहां पर मांगा गया है 55% अंकों के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवर अभियंता के केस में हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपकी एलिजिबिलिटी डिप्लोमा ही दे दी गई है। क्या दे दी गई है, डिप्लोमा ही दे दी गई है, तो ये कंडीशन निकल के आएगा। अब पद का स्वरूप है, जो मोस्टली पद है वहां पर स्थायी है,
कुछ एक दो जगह को छोड़ करके अस्थायी पद हैं, एक दो डिपार्टमेंट में अगर हम बात करेंगे तो अस्थायी पद है, बाकी सभी जगह स्थायी पद की बात यहां पर की जा रही है। तो आप देखेंगे सभी जगह स्थायी पद निकल करके आ रहे हैं। अगर आप देखें यहां पर तो स्थायी अस्थायी कुछ जगह यहाँ पे स्थायी और अस्थायी दोनों पद हैं, यहाँ अस्थायी है, यहाँ अस्थायी अस्थायी है। तो आप इसको गो थ्रू जा करके देख सकते हैं। अगर प्रेफरेंस भरने को आया तो अस्थायी पदों वाले आप बाद में यहाँ पर भर सकते हैं, पहले स्थायी पदों को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलसिलेवार। अगर उत्तराखंड महिला वर्ग के लिए क्या आरक्षण दिया गया है तो वो भी यहाँ पर दिया गया, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हम बात करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज यहां पर रिजर्वेशंस मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, सर क्या इसके लिए डोमिसाइल होना जरूरी है, क्या कंडीशंस है क्या नहीं है, तो उस बारे में भी हम थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे कि वो कंडीशंस क्या निकल करके आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर, देखो ये हमारा एलिजिबिलिटी दे दी गई है किसके लिए, हैंडीकैप्स के लिए, कि किस तरीके से निकल करके। अब देखो यहां पर समूह गा, सारे के सारे पद किसमें है, समूह गा में है। तो विज्ञापन पद हेतु अनिवार्य अवांछनीय अर्हता उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के अंतर लोक सेवा परिधि के बाहर समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता। ठीक है, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के पदों के लिए, तो उसमें अगर हम बात करते हैं कोई बाहर के एलिजिबल कैंडिडेट है तो उनके लिए क्या सबसे बड़ी बात है कि सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी पात्र होगा जिसमें अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। पहली कंडीशन, या 10th और 12th किया हो, बाहर रह रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड से किया हो वो एलिजिबल होगा। दूसरा, परंतु यही कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी। तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, पूरी लाइन में बता देता हूं कि भैया अगर आप अर्धसैनिक बल या किसी आर्मी फोर्सेस में हैं या उत्तराखंड के अंदर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके स्पाउस, मतलब अगर पत्नी काम कर रही है तो पति और पति काम कर रहे हैं तो पत्नी, या फिर उनके बच्चे, ठीक है, दोनों ही एलिजिबल हो जाते हैं उत्तराखंड के अंदर एग्जाम देने के लिए अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो काफी समय से। दूसरा, अगर हमारे भले ही आप दूसरे स्टेट से दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन के लिए अगर हम बाहर निवास करते हैं तो मतलब अगर उत्तराखंड के निवासी हैं बट अगर वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने जीवन यापन के लिए कहीं दूसरी जगह पर हैं तो उनके बच्चे या उनके स्पाउस भी क्या होंगे, उत्तराखंड के इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो नियमावली है वो समूह गा के पद के लिए हमने शैक्षिक अर्हता पहले ही देख रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो उस कंडीशन में निकल करके आता है, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं यहां पर निकल करके आ रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होने वाली है, तो आपको ऑनलाइन भी यहां पर बात करना है। अगर आयु देख लें तो आयु मैक्सिमम 18 से लेकर के 42 साल दे दी गई है। मिनिमम 18 साल और 42 साल होने चाहिए मैक्सिमम। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे सिंचाई विभाग की बात करते हैं और हम बात करेंगे लघु सिंचाई विभाग की बात करेंगे, या फिर मैं बात करूंगा यहां पर आपसे किसके, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बात करूंगा, या फिर मैं बात करूंगा लोक निर्माण विभाग और हम बात करेंगे वास्तव में, तो 21 साल भी दे दी गई है। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 साल भी यहां पर मेंशन कर दी गई है। तो 21 से लेकर 18, तो आप इसमें देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं, कौन से में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड, जो हम बात करें उत्तराखंड की 2021 की परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, वो आयु अगर हम बात करते हैं, वो भी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म फिल करते हैं तो उनकी अंतिम तिथि जो होगी, आयु सीमा की निर्धारण की अंतिम तिथि होगी वो 1/7/2023 होने वाली है। ठीक है, 1/7/2023 होने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सिलसिलेवार अगर देखे जाए तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से छूट दे रखी है तो वो भी यहां पर दे रखा है, और आरक्षण के रिगार्डिंग जो भी यहां पर है प्रोविजन वो यहां पर दे दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, तो उसमें वो भी लिख दिया है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सर एग्जाम किस तरीके से होगा। तो भैया जो राष्ट्रीयता है, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, पहला।
भारत का नागरिक होना जरूरी है। भले आप दूसरे स्टेट में रह रहे हो, तो कई बार बच्चों को ये आ रहा है कि अदर स्टेट अलाउड होना, वो क्लियर कर दिया। तिब्बती शरणार्थी हो, अगर हम बात करें जिसका भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और हम बात करते हैं यहां से प्रवर्जन किया हो, ठीक है, तो वो कंडीशन निकल करके आती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल हो जानी चाहिए। ये सारी सारी कंडीशन फिल। वैवाहिक स्थिति जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। शारीरिक अगर हम बात करते हैं, शारीरिक यहाँ पर मापदंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली हर एक बंदा यहाँ पर बंदी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन क्या है, पूरा का पूरा ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, और इसमें आपका जो भी होगा वो सारी प्रोसेस यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। फोटो सिग्नेचर बस अपना ध्यानपूरी केयरफुली लगाना, और जो फोटो आप अप्लाई करते हैं वो अपने पास रखना भी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आजकल ऐसा होने लगा है कि जब फॉर्म फिलिंग के बाद आप एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड पे सेम फोटो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पास उसको मेंशन करके रखिएगा कि भैया ये वाला हमने इस तरीके से निकाला था, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो एडिट करेक्शन जो होगा वो जब विंडो ओपन होगा उसके 10 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंडीशन है कि अगर आपको लगता है कि नॉन एडिटेबल चीज है तो उसको फिर से फॉर्म करें। अगर फीस की बात करें तो अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग फीस मिलाकर के अनारक्षित के लिए कितना 172.30 है। उत्तराखंड अन्य परीक्षा वर्ग के लिए 172.30 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 82.30 है। अगर उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो हम 172.30 है। शारीरिक दिव्यता के लिए आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 22 रुपए 30 पैसा है। और अगर हमारे उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए फीस कोई भी नहीं दे दी गई है, कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है फॉर्म फिलअप करने के केस में, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ऋणात्मक गलत उत्तर के लिए हमारे लिखित प्रकृति का होगा यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक नाउ क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू हो गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। तो गलत उत्तर के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो निगेटिव मार्किंग क्या होगी, तो 1/4 दंड के रूप में दिया जाएगा। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/4 यहाँ पर निगेटिव आपका निकल करके आने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर कुंजी, तो आपकी जो भी आंसर सीट आएगी उसको 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कुछ ऑब्जेक्शन करना है, तो आंसर सीट आने के बाद, आंसर की आने के बाद आप 7 दिन के अंदर 50 रुपए पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक भी यहाँ पर आपका रहेगा, तो वो सारी कंडीशन रहेगी। अब इसमें होना क्या है सर, क्या क्या हम बात करते हैं, क्या कंडीशन है, तो न्यूनतम आहार अंक की बात करते हैं। अनारक्षित वर्ग उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली के अंतर्गत न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के संबंधित श्रेणी उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने की प्रवृत्ता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो न्यूनतम जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना होंगे, तभी आप आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो भी होगा विभागवार जो होगा वो यहाँ पर आपकी लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पर कि ये सारी नॉर्मल कंडीशन है कि आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या निकल करके आएगा, वो कंडीशन निकल करके आएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन निकल करके आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका एग्जाम का प्रारूप क्या रहेगा, एग्जाम में सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पर निम्नलिखित 14 नगरों में होने वाले हैं। तो इन 14 नगरों में से आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है आपके सारे ब्रांचेस के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो हम बात करें पेपर के दो पेपर रहेंगे बेसिकली। अगर हम देखें, एक सामान्य हिंदी का 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा एक सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा 100 नंबर का, अगर हम बात करते हैं पेपर होगा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी देने वाले हैं।
फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग, अगर हम अपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इनमें 180 प्रश्न होने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। 360 का टोटल पेपर होगा। 3 घंटे की समय अवधि रहेगी और कुल योग अगर हम दोनों पेपर का मिलाकर के देखें तो 920 में से आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इन सभी के पाठ्यक्रम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी के पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर नीचे गए हैं। इंग्लिश और हिंदी का सभी ब्रांचेस के लिए सेम है। बाकी अगर हम देखें तो सिविल और बाकी सभी के अलग अलग यहाँ पर आपको दे दी गई है। सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, एग्रीकल्चर का है, तो अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दे दिए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं और चाहते हैं कि अगर अलग से मैं एक वीडियो बना दूं आपके लिए कि जिसमें हम सिलेबस को डिफाइन कर दें, तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए है छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड लव यू गाइस।